नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है गौरी शंकर बने एक दूजे के लिए। इसके 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं दोस्तों, ये 9वां पार्ट है। इससे पहले के पार्ट पढ़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, गौरी शंकर के नाम से। उसमें सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस नए पार्ट को शुरू करते हैं। वो मुझ पर दबाव बना रहे हैं पापा। तुमने क्या बोला? मैंने तो कह दिया था कि मेरे अधिकारी जाने और आप जानो, बाकी मैं फाइल आगे बढ़ा दूंगी। तुम अपना हाथ साफ रखना बेटा। वो तो रखूंगी पापा, परंतु दबाव तो बना हुआ ही है। और अगर कहीं से भी मामला लीक हो गया तो परेशानी और बढ़ जाएगी, क्योंकि लोकल इनकम टैक्स अधिकारियों को तो पता ही नहीं चलता कि कब किसके घर रेड पड़ने वाला है। हाँ, तुम ठीक बोल रही हो। चलो अपना ध्यान रखना। ठीक है पापा, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। फिर गौरी ने रतन को फ़ोन लगाया। तुम्हारे पापा ने अधिकारियों से बात की कि नहीं? क्योंकि मैं फ़ाइल लीगल करने के लिए उसके पास ले जाने वाली हूँ। ठीक है, मैं पापा से बात करके बताता हूँ, रतन बोला। थोड़ी देर में वो वापस से कॉल बैक करता है। पापा ने शायद बात कर ली है। वो बोले फ़ाइल आगे बढ़ा दो। ठीक है, मैं फ़ाइल लेकर जा रही हूँ। गौरी फ़ाइल लेकर अधिकारियों के पास फ़ाइल छोड़कर आ गई और निश्चिंत हो गई कि अब वो अधिकारी और सांसद आपस में जाने क्या करना है। ये सब काम निपटा कर वो घर आ गई और कुछ हद तक निश्चिंत हो गई कि उसके ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। दूसरे दिन घर के सभी लोग अपने अपने काम पर निकल गए थे और गौरी भी ऑफिस के लिए निकल गई थी। तब करीब दिन के 12 बजे सांसद महोदय के घर पर तथा सभी ठिकानों पर केंद्रीय आयकर विभाग का छापा पड़ा। खबर लगते लगते करीब 1 घंटा बीत चुका था। रतन ने गौरी को फ़ोन किया। कमीनी, तुमने क्या किया था फाइलों के साथ? क्या किया था मतलब? तुमने पूरी की पूरी फाइलों की कॉपी दिल्ली भेज दी थी। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैंने तो फाइल बिल्कुल वैसी ही अपने अधिकारियों को दे दी थी। इतना पैसा खाने के बाद वो अधिकारी तो धोखा नहीं दे सकता। धोखा तुम ही ने दिया होगा। नहीं तो बताओ, उन सारी संपत्तियों की जानकारी आखिर वहाँ पहुँची कैसे? मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं भला अपने ही परिवार का बुरा क्यों चाहूँगी? आखिर तुम्हारे घर की बहू हूँ मैं, और चाहे जो भी हो वो मेरे ससुर हैं। मुझे तुम्हारी बातों का बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम तुरंत घर आओ, तुमको बताता हूँ। देखो, कुल मिलाकर तुम मेरे साथ मारपीट करोगे, पर मैं सच बोल रही हूँ, मुझे सचमुच नहीं पता। मैं अपने पापा की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। गौरी बोली। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। तुम तुरंत घर आओ, और तुम्हारी खैर नहीं है। थोड़ी देर में गौरी सांसद के निजी निवास पर पहुंच गई। रतन वहां पर बाहर पहले से ही खड़ा हुआ था और उसके साथ आयकर विभाग के 2-3 अधिकारी भी खड़े थे। तुम ऊपर जाओ, मैं अभी आता हूँ, रतन बोला। ठीक है, पर मुझे कुछ नहीं पता, गौरी बोली। मैं बोल रहा हूँ ना कि तुम ऊपर जाओ। तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? चुपचाप ऊपर जाओ, रतन जोर से चिल्लाया। गौरी ऊपर जाकर बालकनी में खड़ी हो गई और नीचे देखने लगी। थोड़ी देर में रतन कमरे में आते दिखा। वो बहुत गुस्से में दिख रहा था। वो तेजी से गौरी को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसका पैर स्लिप हो गया और वो सीधे बालकनी से नीचे गिरने को हुआ। गौरी ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर वो छूट गया और धड़ाम से नीचे आ गिरा। उसके कान के नीचे से खून बहता हुआ बाहर चला आया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। गौरी एकदम स्तब्ध खड़ी थी। 1 सेकंड के लिए तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर उसे होश आया कि रतन तो मर चुका था। वो अब भी नीचे देख रही थी। वहाँ पर भीड़ जमा हो चुकी थी। सब लोग ऊपर गौरी की तरफ देख रहे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन गौरी ने एक अजीब सी शांति का अनुभव किया। तभी पुलिस उसके कमरे में आ गई और उसे हिरासत में लिया। सांसद ने तुरंत उसको अरेस्ट करने का आदेश दे दिया। अब तो उसको यकीन हो गया था कि इसी ने रेड करवाया है और इसी ने उसके बच्चे को तीसरी मंजिल से धक्का दे दिया होगा। इसलिए उसने पुलिस को तत्काल एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। पुलिस भी तत्काल हरकत में आ गई। उसने गौरी को गिरफ्तार कर लिया, बालकनी के फोटोग्राफ्स ले लिए। ऊपर बालकनी के सभी चीज़ों का आकलन करके उसके कमरे को बंद कर दिया गया।
पुलिस ने गौरी को रिमांड पर ले लिया और तुरंत महिला जेल ले जाया गया। ये खबर तत्काल आग की तरह फैल गई। उसके पापा के पास जैसे ये खबर पहुंची, वो विचलित हो गए। उन्होंने तुरंत अपने एक वकील मित्र को फ़ोन किया और उसको लेकर सेंट्रल जेल पहुंच गए। ये सब कैसे हो गया बेटा? आहूजा जी ने गौरी से पूछा। गौरी चुपचाप बैठी थी। क्या तुमने कुछ किया? गौरी ने ना में सिर हिला दिया। फिर कैसे हुआ, कुछ बताओगी? गौरी के आंसू बह निकले। गौरी, तुम पहले शांत हो जाओ प्लीज़, पापा बोले। अब बताओ पूरी बात। पापा, परसों जो आपसे चर्चा हुई थी, उसके बाद की सारी घटना हुई है। मैंने उनके अवैध संपत्ति को वैध कराने के लिए फाइल अपने उच्चाधिकारियों को दे दी थी। उनकी सांसद से क्या बात हुई थी, मुझे कुछ नहीं पता। उनके ऑफिस से कोई या उन्होंने खुद ये सब ऊपर बता दिया होगा। 24 घंटे के अंदर सरकार ने छापा मारने की तैयारी कर ली और आज करीब 12 बजे आयकर विभाग की केंद्रीय टीम ने छापा मारा। रतन ने मुझे छापा पड़ने के करीब 1 घंटे बाद फ़ोन किया। उसने मेरे साथ बदतमीजी से बात की और मार डालने की धमकी भी दी। उसने मुझे तुरंत घर बुलाया। मैं वहाँ से वापस घर आई तो वो बाहर ही खड़ा था। उसने मुझे ऊपर भेज दिया। थोड़ी देर में वो ऊपर आया और तेज़ी से मुझे मारने के लिए लपका। इतने में चूंकि बारिश का पानी बालकनी में पड़ा था, उसका पैर स्लिप हो गया। उसने मुझे हाथ देने की कोशिश की पर मैं पकड़ नहीं पाई और वो नीचे गिर गया। यही पूरी बात है। देखो गौरी, अगर तुमने अदालत में ये कहा कि वो तुम्हें मारने के लिए आया था, तो बदला लेने की मंशा के तहत तुमने धक्का मार दिया होगा। सोचेंगे ऐसे में दोष और भी पुख्ता हो जाएगा। तुम तो सिर्फ ये बताओ कि मालूम नहीं वो किस वजह से ऊपर आया था, वकील ने कहा। मैं झूठ तो नहीं बोल सकती अंकल, गौरी ने कहा। तुमसे झूठ कहने को कौन कह रहा है, सिर्फ कुछ सच को छिपाने की कह रहा हूँ। तुमने पूरा सच कहा तो तुम्हें उनका वकील फंसा देगा, वो भी तब जब हम सब जान रहे हैं कि तुम निर्दोष हो। मुझे मर ही जाने दीजिए पापा, फांसी ही हो जाए तो अच्छा है। अब मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। कितनी तकलीफ़ और मिलने वाली है, ये तो भगवान ही जाने। आप लोग मुझे बचाने की चिंता मत करिए, अब मुझे सब सहने की आदत हो गई है। आप लोग जाइए। ऐसा मत बोल बेटा, तू तो मेरी आत्मा है और मैंने हमेशा तुम्हें ही चोट पहुंचाया है। तुमने मेरे लिए ना जाने कितनी कुर्बानियाँ दी होंगी। तुम कहो तो मैं जाकर जज साहब से बात करता हूँ, वो शायद थोड़ी संवेदनशीलता से तुम्हारी बात सुने और सही निर्णय ले। पर इसका विपरीत असर भी हो सकता है आहूजा जी, वकील ने कहा। अगर वो चिढ़ गया आपके जाने से तो माफ़ी के बजाय सज़ा भी हो सकती है। और वो पुराने जज को तो मैं जानता भी था, परंतु आज ही किसी नए जज का नया कार्यभार लिया है। मैं उनको नहीं जानता। आप एक दिन रुक जाइए। कल तो पुलिस को उनके सामने गौरी को प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। कल की एक्टिविटी देख लेते हैं, उसके बाद अगली रणनीति तय करेंगे। मिस्टर आहूजा और वकील के जाते ही पुलिस गौरी की पूछताछ के लिए रिमांड रूम में ले गई और एक महिला पुलिस अधिकारी ने पूछताछ प्रारंभ की। बैठ जाइए गौरी जी। धन्यवाद मैडम। आप मुझे समझाइए कि ये सब कैसे हुआ। देखिए मैडम, मैं तो ऑफिस में थी, मुझे तो कुछ नहीं पता था। अचानक 1 बजे के आसपास मुझे रतन ने फ़ोन करके बताया कि घर में आयकर विभाग छापा पड़ा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको छापे के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, जबकि आप खुद एक आयकर अधिकारी थी। नहीं मैडम, ये छापा तो केंद्रीय टीम ने मारा था। हमको तो इस छापे के बारे में कुछ भी खबर नहीं थी। हमको पता चला है कि आप उनकी बेनामी संपत्ति को लीगल करने की कोशिश कर रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है मैडम। मैं एक ईमानदार महिला अधिकारी हूँ और ईमानदार पिता की बेटी हूँ। पर आपके पिताजी भी तो भ्रष्टाचार में सस्पेंड किए गए थे, ऑफिसर ने पूछा। परंतु मैडम, उन्हें तो विभाग ने ही क्लीन चिट दे दी। मतलब उन्होंने करप्शन नहीं किया था। हाँ, ठीक है। उस दिन बालकनी में आपकी रतन से कोई बात हुई थी? नहीं मैडम। नीचे जब मैं आई तो उन्होंने मुझे सिर्फ ऊपर जाने के लिए कहा। फिर मैं ऊपर चली गई। वो मेरी ओर आ ही रहे थे बालकनी में कि अचानक उनका पैर बारिश के पानी में स्लिप हो गया। मैंने उनको बचाने की कोशिश भी की, परंतु वो गिर गए। गौरी ने कहा। देखिए गौरी जी,
एक तो आप आयकर अधिकारी, दूसरा आपके घर छापा और तीसरा रतन को गिरते वक्त आपके साथ होना संदेह तो प्रकट करता ही है। बल्कि हम आस-पास के घरों के सीसीटीवी फुटेज तलाश रहे हैं। अगर मिल जाए तो स्थिति स्पष्ट हो जाए। कल हम आपको पुलिस डायरी के साथ सेशन कोर्ट में 11 बजे प्रस्तुत करेंगे। कोर्ट से हम रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए अपील करने वाले हैं ताकि छानबीन किया जा सके। दूसरे दिन पुलिस उसे कोर्ट लेकर गई। वो बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। गौरी के पिता भी वकील के साथ पहुंच गए। गौरी की ओर से केस लड़ने के लिए उन्होंने अपने कागजात तैयार कर लिए थे। तभी बाहर गैलरी में मुनादी हुई कि अगला केस नंबर 6561 गौरी आहूजा वर्सेस रतन सेन हाजिर हो। जैसे ही गौरी कोर्ट रूम के अंदर गई, उसकी आंखें खुली रह गई। वो एकदम स्तब्ध हो गई। ठीक उसके सामने जज की कुर्सी पर शंकर बैठा था। वो अचानक उसको देखकर कंट्रोल नहीं कर पाई और फफक कर रो पड़ी। वो वहीं पर धड़ाम से बैठ गई और दोनों हाथों से मुंह छिपाकर रोने लगी। यह आश्चर्यजनक किंतु सत्य था कि जीवन ने उन दोनों को ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया था जहां पर धोखा देने वाली गौरी, जो वो अब तक शंकर की नज़र में थी, उसका फैसला जज शंकर को करना था। ये किसके लिए अवसर था और किसके लिए दुखद पल, ये तो विधाता ही जानता था। फिलहाल गौरी नीचे फर्श पर बैठकर रोए जा रही थी। तभी शंकर ने पुलिस से कहा, मैडम, इन्हें चुप कराकर ऊपर उठाइए, इससे कोर्ट की कार्यवाही बाधित होती है। शंकर एकदम शांत था। शंकर को तो पहले से ही पता था कि ये उसकी ही गौरी है। टीवी पर, पेपर में, न्यूज़ में सभी जगह उसकी खबरें चल रही थी और मीडिया ने तो उसे पहले से ही दोषी ठहरा दिया था। अब चूंकि ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस था तो कोर्ट में भी भीड़ बहुत अधिक थी। सांसद महोदय तो नहीं आए थे, पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कोर्ट रूम में के बाहर नारेबाजी कर रहे थे। वे नारेबाजी करके जज के ऊपर सजा देने का दबाव बना रहे थे। शंकर ने पुलिस से पूछा, क्या आपके साथ कोई सीनियर अधिकारी आए हैं? जी सर, डीएसपी साहब आए हैं। ठीक है, बुलाइए उनको। जय हिंद सर। डीएसपी ने शंकर को सैल्यूट मारा। देखिए, कैंपस में नारेबाजी से आम लोगों को परेशानी हो सकती है। आप फोर्स बुलाइए और इन्हें कैंपस से बाहर करिए। कैंपस के बाहर वो चाहे जो नारेबाजी कर सकते हैं। जी सर, कहकर डीएसपी बाहर निकल गए। गौरी रह रहकर शंकर को देखती रही। शंकर अब थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा था। दुख उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था, परंतु फिर भी वह आत्मविश्वास से लबरेज था। गौरी जानती थी कि शंकर उससे नाराज़ होगा और वो तो उसे सज़ा ही देने को सोचेगा, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। वो सोच रही थी कि अच्छा हुआ मैंने उसे धोखा दिया, इससे वो कम से कम अपने जीवन में तरक्की तो किया। अब वो थोड़ी सुकून महसूस कर रही थी कि उसका शंकर अब सुखी और समृद्ध है। अब चाहे मुझे फांसी दे या आजीवन कारावास, मैं सब हंस कर सह लूँगी। इधर गौरी के पिता ने जब शंकर को जज की कुर्सी पर देखा तो उनको भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो दिन और घटना उन्हें याद आ गए जब वो गौरी के लिए भरी बरसात में उनके घर के सामने बैठकर गिड़गिड़ा रहा था। उन्हें समझ में आ गया कि शंकर आज अवसर का लाभ उठाकर गौरी को सजा अवश्य देगा। आखिर गौरी ने उसको धोखा देकर किसी और से शादी जो कर ली थी। वो बेहद चिंतित हो गए। उन्हें लगा किसी तरह शंकर से मिलकर उसे ये सब बताना पड़ेगा, नहीं तो गौरी बेचारी और फंस जाएगी। साइलेंस साइलेंस, शंकर की आवाज़ गूंजी। सभी चुप हो गए। क्या पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है? जी सर। एफआईआर की कॉपी दिखाइए। और बयान कहाँ दर्ज हैं वो दिखाइए। क्या बचाव पक्ष से कोई वकील है? जी सर, मैं हूँ, गौरी के वकील ने कहा। आपके दस्तावेज कहाँ हैं? दिखाइए। ठीक है, आपको मैं बचाव पक्ष के वकील के लिए स्वीकृति देता हूँ। पुलिस की ओर से सरकारी वकील साहब कहाँ हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम केपी पांडे है, मैं ही सरकारी वकील हूँ। ठीक है, पहले सरकारी वकील अपना पक्ष प्रस्तुत करें, शंकर ने कहा। सर, केस एकदम साफ साफ प्रतीत होता है। एक तो गौरी देवी आयकर अधिकारी है, तो उनको इस बात की तो समझ होती ही है कि संपत्ति से क्या वैध है और क्या अवैध है।
फिलहाल ये मामला तो विभाग के पास है, तो तय करेंगे कि क्या वैध है और क्या अवैध है। पॉइंट ये है सर कि चूंकि गौरी देवी के द्वारा ये इनके माध्यम से छापा पड़ा, जिससे रतन नाराज था। अब रतन ने पक्का ऊपर बालकनी में जाकर अपनी नाराजगी जताई होगी, जिससे गौरी देवी गुस्से हो गई होगी और उन्हें अवसर पाकर धक्का दे दिया। क्या स्लिप के निशान बालकनी से पुलिस को मिले हैं क्या? जी सर, पर सर स्लिप को अवसर भी बदला जा सकता है। गौरी देवी तो वहीं खड़ी थी, वो चाहती तो सामने आ जाती और उसे रोक सकती थी, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं वो इस घटना के लिए जिम्मेदार है। हो सकता है उन्होंने धक्का दे दिया हो। बचाव पक्ष का क्या कहना है? माननीय जज साहब, मेरी क्लाइंट एक राज्य आयकर सेवा की अधिकारी हैं और जो छापा सांसद महोदय के घर पड़ा वो पूर्णतः केंद्रीय आयकर विभाग का छापा था। अतः यह संभव नहीं है कि उनको छापे के विषय में पता चले। सांसद महोदय की संपत्ति की फाइल के विषय में मेरी क्लाइंट को कुछ भी ज्ञात नहीं है और वैसे भी मेरी क्लाइंट को उनके घर गए महीने 1.5 महीने ही हुए हैं, तो इतनी जल्दी उनको संपत्तियों के बारे में जानना संभव नहीं है। दूसरा, रतन ने उसे स्वयं फ़ोन करके बताया, वो खुद चलकर नहीं आई थी घर, मतलब प्लानिंग का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और तीसरा, स्किड का निशान ये साबित करता है कि वो स्वयं फिसला था, इसलिए मुझे इसमें मेरी क्लाइंट की संलिप्तता दिखाई नहीं देती। जज महोदय, स्किड का निशान तो धक्का देने से भी आ सकता है, सरकारी वकील ने कहा। क्या इस प्रकरण में कोई गवाह है? दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी यहीं रोकते हैं। मिलते हैं एक और प्रश्न में कि क्या कोई गवाह ऐसा होगा जो गौरी को बचा सकेगा, या फिर क्या सच में ही गौरी को कड़ी सज़ा मिलने वाली है। दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। धन्यवाद दोस्तों।